हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट मॉडर्न ड्रामा, अ डोल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। अ डोल्स हाउस, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इस ड्रामे के की फैक्ट्स, सेटिंग, कैरेक्टर समरी और थीम को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है दैट्स अबाउट थीरीज़ कि अ डोल्स हाउस में कौन सी थीरीज़ को यूज़ किया गया है, कौन सी थीरीज़ जो है अप्लाई की गई हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फेमिनिस्ट थ्योरी। बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी की। इससे अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे फेमिनिस्ट थ्योरी को अप्लाई किया गया है अ डोल्स हाउस में। लेकिन फेमिनिस्ट थ्योरी की इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि फेमिनिस्ट थ्योरी है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। जेंडर जो है ये एक सोशल इशू है, नॉट अ बायोलॉजिकल वन। और फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है? फेमिनिस्ट थ्योरी का मकसद ये था कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो ख़त्म की जाए, कि कोई जो है मतलब जो मेल है जो डोमिनेंसी शो करता है फीमेल पे, वो जो है ख़त्म। मींस फेमिनिस्ट जो है ये सब चीज़ों को रिजेक्ट करती है। इट रिजेक्ट्स ऑल द मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड द मेल डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स। फेमिनिज़म इज़ बेसिकली अ बिलीफ। ये एक बिलीफ है किस चीज़ का? लाइक इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वलिटी ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाए, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो। और इसी तरह बात करते हैं फिर ओपियन लॉ की। ओपियन लॉ है क्या? ओपियन लॉ ये रिलेटेड है रोमन से, मींस रोमन रिपब्लिक वुमेन से रिलेटेड है। अब ओपियन लॉ में क्या हुआ था? द वुमेन ऑफ द एंशियंट रोम टुक टू द स्ट्रीट्स इन प्रोटेस्ट इन 195 BC. It was a striking manifestation of their power in what was a rigidly patriarchal society. ओपियन लॉ जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन रिपब्लिक वुमेन, इनको जो था मीन जो रोमन रिपब्लिक वुमेन थी, इनको क्या किया था? इनको जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते थे। वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। इनको ये राइट नहीं था कि वो वोट कास्ट करे, कि अपने ओपिनियंस को जो है एक्सप्रेस करे और ये जो है डायरेक्टली एड्रेस कर सके। तो ये सब चीज़ों से इनको दूर रखा गया था, इन पे रिस्ट्रिक्शंस थी एट द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर। लाइक देयर रीच्ड अ टाइम व्हेन वुमेन हैड टू यूज़ द पावर ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट टू अचीव व्हाट दे हैव विश्ड। एक वक्त ये आया था कि जो ओपियन लॉ थी उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। किन लोगों ने? ये जो रोमन रिपब्लिक वुमेन थी, इन्होंने जो है ओपियन लॉ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था। और इस तरह जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहा। अब कुछ यू आता है फिर के एंड स्पेसिफिकली इट फॉरबेड एनी वुमेन टू पोसेस मोर देन अ हाफ एन आउंस ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड की बात है कि कितना गोल्ड इन्होंने रखना है और कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं इन्होंने। तो ये चीज़ें जो थी ये सारी ओपियन लॉ में लिखी गई थी। और टू राइड एनी एनिमल ड्रॉन व्हीकल इन द सिटी और एनी टाउन। और यहाँ ये भी बताया कि कहाँ पे जो है वुमेन को जो है मतलब व्हीकल अलाउ है, कहाँ पे व्हीकल वो चला सकती है। एंड देयरफॉर इन द केस ऑफ पब्लिक रिलीजियस एंड फेस्टिवल्स, और फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स ये सब चीज़ों पे भी थोड़ी बहुत पाबंदियाँ इन पे लगाई गई थी। अब जब रोमन पास द ओपियन लॉ आफ्टर द डिजास्ट्रियस डिफीट बाय द लीडर ऑफ कार्थेज। अब कार्थेज जो है ये कैपिटल सिटी है किसकी? कार्थेजियन सिविलाइजेशन की। रोमन वुमेन inherit their land and money which made them become rich. The Roman state needed to help pay for the cost of the war, so they decided to have a shares in the human wealth by the passing the Opium Law. तो ओपियन लॉ इसीलिए बनाई गई थी कि जो वुमेन के जो राइट्स है उनकी वायलेशन की गई थी इस लॉ में। और फिर इसी लॉ के अगेंस्ट इन्होंने जो है जो रोमन रिपब्लिक वुमेन थी उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किए थे। और इस लॉ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि कितना गोल्ड जो है ये लोग रख सकती थी और कौन सा कलर के कपड़े ये लोग, इनके मतलब अलाउ था कि कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। अब जैसे पर्पल कलर जो था उस वक्त इन पे बैन लगाया गया था कि पर्पल कलर जो है वुमेन जो है नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि पर्पल कलर जो है ये मॉर्निंग कलर है, मींस ये सोग वगैरह जो होता है, मातम वगैरह, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये कलर, पर्पल कलर पे जो थी इनकी पाबंदी थी कि पर्पल कलर जो है वुमेन वेयर नहीं कर सकती।
So the purple color remained like remembered the women were not allowed to ride in garage like जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि इनको इजाज़त नहीं थी कि मतलब कुछ जगहों पे इजाज़त थी कि यहाँ तक ये लोग जो है अपनी जो व्हीकल है वो चला सकती है और कहाँ ले जा सकती है कहाँ नहीं ले जा सकती, ये सब कुछ जो था ओपियन लॉ में डिस्कस किया गया था। और इसी तरह वोट का भी ज़िक्र आता है ओपियन लॉ में। और एक वक्त फिर आता है कि जो रोमन विमेन है वो तंग आ गई थी और इन्होंने इसी लॉ के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था। तो फिर प्रोटेस्ट जब हुआ था तो ऑब्वियसली फिर इनको जो है राइट्स दिए गए थे। अब जो बात करते हैं फ़र्स्ट वेव फेमिनिज़म की कि फ़र्स्ट वेव फेमिनिज़म है क्या, तो ये जस्ट मैं आप लोगों को ये फेमिनिस्ट थ्योरी की जो है इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इससे जो है आगे हम देखेंगे कि किस तरह फेमिनिज़म को अप्लाई किया गया, क्योंकि जब आपको फेमिनिस्ट थ्योरी की मतलब फेमिनिस्ट थ्योरी की नॉलेज होगी तभी आपको जो है फेमिनिज़म के फेमिनिस्ट थ्योरी कैसे अप्लाई की गई है उसकी समझ आएगी। सो फर्स्ट वेव फेमिनिज़म क्या है? द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज़म वाज लेड इन 1848। तो ये कब फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का जो ट्रेंड चला था वो कब चला था? 1848 में। व्हेन द फेमिनिस्ट ऑफ दैट टाइम गेव द स्लोगन, इन्होंने एक स्लोगन जो है मतलब एराइज़ किया था। वो स्लोगन क्या था? वी होल्ड दोज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि जितने भी मेल फीमेल है इनको इक्वल जो है क्रिएट किया गया है। ये इनका स्लोगन था उस वक्त। वुमेन सफरेज लाइक मूवमेंट टू आस्क देयर राइट फॉर वोट, और इनका ये भी मानना था कि जो है जो वुमेन है उनको राइट दिया जाए वोट कास्ट करने की। फिर क्या हुआ? 1898 में न्यूजीलैंड जो है ये पहला मुल्क था। 18 ये जो है डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में न्यूजीलैंड पहला मुल्क बना था जिन्होंने वोट के राइट्स दिए थे किसको? वुमेन को, कि वो वोट कास्ट कर सकती है। इसी तरह फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में दिया, फिनलैंड ने 1906 में ये राइट दिया, और 1920 में अमेरिका ने जो है वुमेन को फाइनली ये राइट दिया कि वो जो है वोट कास्ट कर सकती है। सो इट वाज एन अमेंडमेंट, सो इट वाज पास्ड। अमेरिका, ये एक तरमीम थी जो अमेरिका ने पास की थी। अब बात करते हैं सेकंड वेव फेमिनिज़म की। सेकंड वेव फेमिनिज़म जो है ये कल्चरल जो कल्चर है इससे रिलेटेड है। कल्चरल ऑब्स्टिकल्स बिकेम द रीज़न ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज़म, लाइक इट बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द अर्ली 1960s। तो ये भी 1960s में स्टार्ट हुआ था एंड लास्टेड रेवली टू डिकेड्स। इट इंक्लूड इश्यूज़ लाइक, तो इसमें जो है कुछ और इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जैसे सेक्सुअलिटी, फैमिली, द वर्क प्लेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, डिफेक्टो इनइक्वलिटीज़, ऑफिशियल लीगल inequalities and domestic violence, martial rape, and brought about changes in custody laws and divorce laws। तो ये जितने भी कल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको सेकंड वेव फेमिनिज़म में डिस्कस किया गया। और इसी तरह अब बात करते हैं थर्ड वेव फेमिनिज़म की। थर्ड वेव फेमिनिज़म में क्या हुआ था? इट बेसिकली टॉक्ड अबाउट द फैक्ट who were benefited by the feminism, like critics have argued that the benefits of the feminist movement, especially the second wave, are largely limited to white college educated women, and that feminism has failed to address the concerns of women of color, lesbians, immigrants, and religious minorities। So third wave में भी यही बात की गई है कि कौन से जो है मतलब कहाँ पे जो है जो वुमेन है उनको फ़ायदा पहुँचाना है। इसी तरह फिर इन्होंने जो डिफरेंट जेंडर्स है जैसे लेस्बियंस, कलर वगैरह की इन्होंने बात की, इमिग्रेंट्स, और इसी तरह रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ है उनकी बात की थी। और लास्ट जो है दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मी टू एंड वुमेंस मार्च। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हैशटैग मी टू एंड वुमेंस मार्च। अब इसमें क्या हुआ था कि फेमिनिस्ट्स हैव पॉइंटेड द प्रोमिनेंट केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है एंड रेप कल्चर अंडर द हैशटैग ऑफ द मी टू। तो ये जो हैशटैग है मी टू के नाम से, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 2017 में, अक्टूबर 2017 में। किसने ये जो है स्टार्ट की थी? ये ओबियसली फ़ीमेल से रिलेटेड है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि न्यूज़पेपर है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश कराई थी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था कि एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैर्वी वेंस्टन, ये HARVERY, हैर्वी वेंस्टन, WEINSTEIN, तो ये नाम याद रखिएगा। हैर्वी वेंस्टन ने जो है मतलब
हरास किया था किसको, एक फ़ीमेल को। ये कौन थे, एक फ़िल्म प्रोड्यूसर थे। और इसी तरह जब ये न्यूज़ मीडिया पे चली तो बहुत सी जो फ़ीमेल थी वो सामने आई और उन्होंने ये क्लेम किया कि इस तरह जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी मतलब इनको जो है हरास किया है। अब डिफरेंट फ़ीमेल आई सामने और उस वक्त एक और नाम जो है सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह मतलब एक फ़ीमेल को जो है हरास किया था। और डोनाल्ड ट्रंप भी उस वक्त, आई होप आप लोगों को ये वाक़या याद होगा, बड़ा मतलब एक डिफेमेशन मिली थी इसे भी उस वक्त। फेमिनिस्ट आर रनिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज़। तो इसका जो मेन पर्पस था इस मार्च का कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में था। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेमिनिस्ट थीरी। अब फेमिनिस्ट थीरी जो है हडोल हाउस में कैसे अप्लाई की गई है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। अब जो नेचर है फेमिनिस्ट थीरी की वो क्या है कि मस्ट बी अ ब्रेक डाउन द लाइक द पब्लिक प्राइवेट स्प्लिट एंड द बाइनरीज ऑफ मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, माइंड बॉडी रीज़न फीलिंग। मतलब जो फेमिनिस्ट थीरी है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, उसका मेन पर्पस क्या है कि जो इनइक्वलिटी होती है फ़ीमेल के साथ, मतलब जो इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं फ़ीमेल को, ये उसके अगेंस्ट है। मतलब ये लोग कहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी ख़त्म होनी चाहिए, इक्वल राइट्स जो है मिलने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या कल्चरल हो। जो फीमेल है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब इसी तरह इन डोल्स हाउस दैट वाज बेसिकली व्हाट नोरा वाज ट्राइंग टू डू सो। नोरा भी यही करना चाह रही थी कि उसे जो है मतलब राइट्स मिले इकोनॉमिकली, इसी तरह क्या कहते हैं पॉलिटिकली और कल्चरली। So she wanted to better herself and she realized her real self worth in the end. स्टार्ट में तो इसे समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि इसके हस्बैंड जो भी कहते थे ये वो मानती थी। इसी तरह इसके हस्बैंड ने इसका नाम भी क्या रखा था, डोल। इसको डोल के नाम से बुलाते थे। तो इसकी मेन वजह यही थी कि इसको अपनी आइडेंटिफिकेशन का पता ही नहीं था। जब इसको रियलाइज़ हुआ अपना रियल सेल्फ, तब इसने जो है अपनी जो है मतलब अपने हस्बैंड के अगेंस्ट गई थी। और इसी तरह जो हेनरिक एप्सन है, ये इसने जो ये ड्रामा लिखा है अ डोल्स हाउस, ये मोस्ट फेमिनिस्ट प्ले है। मोस्ट राइटर्स इन द 19th सेंचुरी वर मेल एंड स्टीरियोटाइप्ड वुमेन टू बी अ सर्टेन वे, like the male writers had a tendency to put women in stock character roles। अब आप देख सकते हैं जब आप ड्रामे पढ़ते हो या नावल पढ़ते हो, जो राइटर्स होते हैं ये उनकी मर्ज़ी होती है कि मेल है या फ़ीमेल है उसको किस तरह रखा जाता है। लेकिन आपने अमूमन देखा कि जो फ़ीमेल है उसको जो है मतलब चाहे ड्रामा हो नावल है उसमें ये शो कराया जाता है कि मेल जो है डोमिनेंट रहता है। तो ये ड्रामा जो है मोस्ट फेमिनिस्ट प्ले था और still it is considered and the same, which means that women were stereotyped as should be nice and sympathetic rather than forceful, outspoken or intellectually vigorous। और इस तरह ये चीज़ें भी शो कराई जाती हैं जैसे नावल वगैरह में या ड्रामे वगैरह में कि विमेन को जो है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, इसी तरह फोर्सफुल नहीं होना चाहिए और आउटस्पोकन लाइक इंटेलेक्चुअली जो है वो विगेरियस रहती है। तो आप ये रिलेट कर सकते हो किसके साथ, नोरा के साथ। नोरा भी बिल्कुल इसी तरह थी। वो जो थी क्या करती थी, सिंपैथेटिक थी। किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और ये किसने शो कराया है, ऑब्वियसली राइटर ने। राइटर कौन है, हेनरिक इब्सन है। फोर्सफुल नहीं है। आखिर में जो है इसको रियलाइज़ होता है अपना रियल सेल्फ, किसको, नोरा को। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। वुमेन वर थॉट टू बी अनइंटेलिजेंट, लेस एजुकेटेड देन मैन, इवन मैनी वुमेन एक्सेप्टेड दैट जजमेंट। तो होता कुछ यूँ है कि इसी तरह जो वुमेन है उनको जो है अनइंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है, लेस एजुकेटेड कंसिडर किया जाता है। ये तो अभी जो है मतलब कुछ टाइम हुआ है या कुछ साल हो गए जो वुमेन के जो है राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। उनको जो है एजुकेशन की तरफ लाया जा रहा है, उनको जो है मतलब पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व रहती है। कल्चरल या पॉलिटिकल या दूसरे जो राइट्स होते हैं वो उनको मिलना स्टार्ट हो गए। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये नोरा है वो भी लेस एजुकेटेड थी और इसी तरह अनइंटेलिजेंट थी। और इसी तरह जो है
वो जजमेंट नहीं कर सकती थी, किसकी, अपने हस्बैंड की, लेकिन लास्ट में जो है इसको रियलाइज़ हो जाता है। तो ये थीरी जो है अप्लाई हुई है, फेमिनिस्ट जो थीरी है डॉल्स हाउस में अप्लाई हुई। सो आई होप आपको डॉल हाउस की फेमिनिस्ट थीरी जो है समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट थीरी की। सबसे पहले मार्क्सिस्ट थीरी की इंट्रोडक्शन देखते हैं। मार्क्सिस्ट थीरी किसने दी थी? ये कार्ल मार्क्स जो कि फ़िलासफ़र है, जर्मन फ़िलासफ़र, 1818 से 1883। मार्क्सिस्ट थीरी की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस है, वो है इकोनॉमिक एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स। Like the world according to Marxism is dominated by the capitalist class. कैपिटलिस्ट क्लास से मुराद जो सरमायादारा निज़ाम होता है, जो अपर क्लास होता है, उनसे रिलेटेड है, उसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं। हु कंट्रोल नॉट ओनली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होती है उनको कंट्रोल, बल्कि उनको कंट्रोल नहीं करते, बट इनका जो काम है वो हुकूमत भी करते हैं। ये लोग वो काम तो करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होती है ये तो इनका काम है। इसी तरह गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट में भी यही लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको मौका ही नहीं दिया जाता, उनको जस्ट एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट का मतलब है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, उन्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो जर्मन फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स, इसने ये रियलाइज़ किया और इसने ये थीरी दी, मार्क्सिस्ट थीरी, कि कैसे जो है जो गरीब तबका होता है या जो मिडिल क्लास है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। कौन एक्सप्लॉइट करता है? ये अपर क्लास वाले या कैपिटलिस्ट जो क्लास हैं वो जो है किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो मिडिल अपर क्लास है, इनका कंट्रोल जो है आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे भी होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे होता है, डोमिनेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है। And in short, one must recognize that much of what happen in the world, domestically, internationally and globally, is on expression of the interest. दुनिया में जितना भी कुछ, जितने भी मतलब जो भी काम होता है वो मुफाद के बेस पे होता है। अब मुफाद से मुराद मीन्स देयर इज़ नो सच थिंग एज द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का कोई मतलब वो सिस्टम है ही नहीं। देयर इज़ ओनली क्लास इंटरेस्ट, जस्ट क्लास इंटरेस्ट। क्लास इंटरेस्ट से मुराद मेल जो अपर क्लास है, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपर क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी बात हो रही है। तो ये किस तरह जो है मतलब जो लोअर क्लास है या जो मिडिल क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करती है। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स डिवाइडेड मैन इनटू इंटाइटल्स हैव, जिसको हम बॉर्जियस, और हैव नॉट्स, जिसको हम पोल्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये दो नाम जो थे, ये जर्मन नाम है जिसको हम हैव्स भी कहते हैं, और जो दूसरा वर्ड है वो है पोल्ट्रेट। पोल्ट्रेट को हम हैव नॉट्स भी कहते हैं। अब हैव्स जो हैं, हु हैज़ मनी एंड रिसोर्सेज। हैव या बॉर्जियस कौन लोग होते हैं? जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं। और हैव्स नॉट्स कौन होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। इसने अपने लैंग्वेज में इन दोनों को क्या नाम दिया है? बॉर्जियस और पोल्ट्रेट। तो ये दो नाम दिए थे इन्होंने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिट एंड पोर क्लास। जो पोल्ट्रेट है इसको हम ऑब्वियसली जो है इसको हम जो है पोर क्लास भी कहते हैं, और जो बॉर्जियस है या जो हैव्स है इनको हम एलिट क्लास भी कहते हैं। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट, इनको हम कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं। जो बॉर्जियस क्लास है या हैव्स है इनको हम कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं। मार्क्स सेज ऑल मैन हैव इक्वल ड्रीम्स बट देयर रिसोर्सेज आर डिफरेंट। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ऑल मैन हैव इक्वल ड्रीम्स, कि जितने भी मर्द हजरात हैं उनके जो है इक्वल ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उनके जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब पॉइंट आता है कि वाई रिच इज़ रिच, अमीर अमीर क्यों है? अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करता है पोर को। एक्सप्लॉइट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सप्लॉइट का मतलब है अपने मकसद के लिए अपने इस्तेमाल करना। अब इसकी एग्जांपल किस तरह, जैसे अपने रिसोर्सेज से पोर को जो है ये एक्सप्लॉइट करते हैं। जो इनके रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो है ये पोर लोग जो लोअर क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक फैक्ट्री में अगर 10 लोग काम करते तो मालिक उनमें जस्ट हज़ार ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी सब खुद रखेगा। ये जो बाकी इसने खुद रखा है ये उसने एक्सप्लॉइट किया है, यही एक्सप्लॉइट की एग्जांपल है। हालांकि उनको जो है कोई रिवॉर्ड नहीं देता, काम तो वो लोग सारा करते हैं लेकिन उनको कोई रिवॉर्ड नहीं देता। ऑफ एंटरिंग इक्वल टू 4 वर्कर्स के वो जो है अपनी
जो हालात है उसको बेहतर बना सके। अब बात आते हैं कि वाई पोर इज़ पोर, कि गरीब गरीब क्यों है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है लेक ऑफ गुड एजुकेशन। अब गुड एजुकेशन इनको मिलती नहीं, किसको? गरीब लोगों को। और इसी तरह जो अमीर हैं उनको अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, उनका अच्छा एक लाइफस्टाइल भी होता है। इसी तरह अनअवेयर ऑफ बेसिक राइट्स, जो गरीब इसलिए भी गरीब रहता है क्योंकि वो अपने बेसिक राइट से जो है अनअवेयर रहते हैं, बेखबर रहता है। इसी तरह कैन नॉट फुलफ़िल बेसिक नीड्स लाइक फूड, अपने जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर सकते, जैसे फूड हो गई, शेल्टर एंड हेल्थ वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं, इसीलिए ये जो है गरीब गरीब ही रहता है, और अमीर जो है वो अमीर तर रहता है, मींस अमीर और अमीर बन जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमने देखनी होगी। और ये जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, और इसका जो मेन जो था मतलब जिसने रिप्रेजेंट की थी वो कार्ल मार्क्स है, और ये कौन थे? जर्मन फिलोसोफर थे। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी इन अ डॉल्स हाउस, कि मार्क्सिस्ट थ्योरी किस तरह अप्लाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ट्री सिम्बलाइजेस। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा पढ़ा है या इसका टेक्स्ट पढ़ा है या इसकी समरी पढ़ी है, तो एक चीज़ आप लोगों ने देखी हो ये कि स्टार्ट में जो है जो नोरा है वो अपने साथ ट्री लेके आती है। अब उस वक्त जो है मतलब जो क्रिश्चियन वगैरह हैं उनकी ईद आ रही थी, तो इनको डेकोरेशन के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उन डेकोरेशन में एक चीज़ होती है ट्री। ये अपने साथ एक ट्री को भी ले आते हैं। और इसका जो मेन मैं कहूँगा यही कि आप लोग जो हैं उसकी समरी देखें। समरी जो है, जैसे मैंने बताया कि मैंने इस पे वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ी डिटेल में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, चाहे वो थीम हो, समरी हो, या करेक्टर्स हो, और की फैक्ट्स हो, सेटिंग हो, सब कुछ डिटेल में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो ट्री है वो किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? ट्री सिम्बलाइजेस हर ऑब्सेशन with money, like because she did not want anyone to see it until it had been decorated to show off their newfound wealth। अब जब ये ट्री लेके आती है तो ये क्या करती है? ये डायरेक्ट छुपा लेती है, मतलब उसको डेकोरेट करती है, और डेकोरेशन के बाद इसकी ये विश होती है कि मैं लोगों को दिखाऊं। मतलब आपने अमूमन देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो चीज़ों को डेकोरेट करके लोगों को दिखाते हैं, और इसी तरह जो नोरा थी वो तो पुअर थी लेकिन अपने आप को शो कर रही थी कि मैं एक अमीर हूँ। तो ये मतलब जो अमीरों वाली जो क्वालिटी थी वो उसके अंदर तो थी नहीं, लेकिन ये कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मैं अमीर लगूँ। तो ये चीज़ें जो थी ये कर रही थी। बाय द एंड ऑफ द प्ले लाइक हाउएवर शी रियलाइजेस दैट इफ़ शी इज़ एबल टू फ्री ऑफ हर dates, she is still financially enslaved to her husband because as a woman she is completely dependent on him। अब होता कुछ यूँ है, जैसे ड्रामे में एक सीन ये भी आता है कि ये जो है उधार लेती है किससे? किसी अननोन बंदे से, और वो उधार जो है ये किसके लिए लेती है? अपने हस्बैंड के लिए, कि उसे कहीं लेके चले जाए, क्योंकि इसके हस्बैंड जो है बीमार रहते हैं, और आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ उसे इटली लेके चले जाते हैं। तो जब इटली लेके चली जाती है ये, तो उस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे इसको कहाँ से मिलते हैं? ये किसी से उधार लेती। और इसे ये भी पता है कि मैं जो हूँ फाइनेंशियली जो हूँ इंस्लेव हूँ, मींस किसी ना किसी की ग़ुलाम। अगर वो जो इसने कर्ज़ लिया था वो अगर वो पे भी कर दे, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट है किस पे? अपने हस्बैंड पे। तो इससे एक चीज़ और आपको पता चल गई होगी कि ये जो है चाह के भी मतलब अमीर शो नहीं कर सकती अपने आप को, क्योंकि ये जो है फिर भी डिपेंडेंट है किस पे? अपने हस्बैंड पे, और इंस्लेव है उसी तरह कि फाइनेंशियली ये वीक रहेगी। मतलब कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए इसके पास पैसा तो आ गया जो मतलब इसने उधार लिया, लेकिन इसको इतना पता है कि मैंने फिर भी इंस्लेव रहना है, मैंने कर्ज़दार रहना है। किसका? वो जो बंदा है जिससे इसने पैसे लिए थे। और इसी तरह नोरा's entire outlook on life changes when in her economic conditions, thereby demonstrating the Marxist belief that people's thoughts are a product of their financial situations। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे मतलब जो हैबिट्स है वो अडॉप्ट करती हैं, जिससे ये अपने आप को शो करती है अपने हस्बैंड के सामने कि नाउ आई एम रिच। बट फैक्ट तो यही है, अगर आप लोग इसकी समरी देखें तो फैक्ट तो यही है, ये स्टिल गरीब थी। And their relation is ruined because he continues
to believe in money and social status as the source of happiness, while Nora comes to realize that money is not that important. तो आखिर में जो है नोरा को भी ये रियलाइज़ होता है, लेकिन इनकी जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाती है. रोइंड मीन्स तबाह होना. और इस तरह जब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब पैसा जो है सब कुछ नहीं है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो उस वक्त ख़त्म हो जाता है. और इसके रिलेशन की जो मेन वजह है ख़त्म होने की, वो जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है मतलब मार्क्सिज़म की वजह से, पैसा आने की वजह से. लेकिन बाद में फिर इसे रियलाइज़ होता है कि मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो दोस्तों यहाँ पे जो है वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस वीडियो और टॉपिक, दैट वाज इट हेल्पफुल फॉर यू गाइस और नॉट. और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.